जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए मैं यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ यह मॉडल पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। और यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में भी आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह मॉडल पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है और इसी पैटर्न पर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होगा। पेपर का पैटर्न यही रहेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व भी कराऊंगा, यानी इन सभी प्रश्नों को हल भी कराऊंगा। जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनका आंसर जरूर बताऊंगा। और इनसे रिलेटेड जो और भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, उनको भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी बोर्ड के द्वारा अक्टूबर माह में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आज है 3 अक्टूबर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज 3 अक्टूबर है। और मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो को आप जरूर देख लेना और इसके सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। यहाँ पर आप देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-2024 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 केवल प्रश्न पत्र। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी पेपर आपको विद्यालय में 15 मिनट पहले ही मिल जाएगा और बोर्ड परीक्षा में भी 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिलेगा। दूसरा निर्देश है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। अब खंड आ में जो प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न होंगे? 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर OMR पत्रक में भरिए। यानी मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो, पहला प्रश्न है और इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। जो भी विकल्प सही होगा आपको कहाँ पर फिल करना है? OMR सीट आपको मिलेगी। यहाँ से आप देखेंगे प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का आंसर आपको फिल करना है। और कैसे फिल करना है? यानी जो भी विकल्प सही है वही आपको क्या कर देना है? गोला काला कर देना है। और अगला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के बाद यानी जो खंड बा होगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, खंड बा में 50 अंक के प्रश्न दिए होंगे और प्रत्येक खंड के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित होगा। ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे क्योंकि ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए भी। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं, मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी है कि 1789 ईस्वी में, कब? सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपको मैंने बताया है एक वीडियो के अंतर्गत जिसमें मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया था। उसमें आपको बताया था कि सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न संख्या 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही मैंने इस वीडियो में शामिल किया है और ये जो मॉडल पेपर है इसमें भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया था कि सन 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पर,
कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए वह क्या कहलाते हैं? गुमास्ता कहलाते हैं। क्या? गुमास्ता कहलाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 5 वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए। प्रश्न कह रहा है कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो कपास की खेती के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि का से कपास होता है। आप याद करें, किसी भी ट्रिक से याद करें। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा का से कपास और का से काली मिट्टी आप याद रखेंगे, प्रश्न कभी नहीं गलत होगा। कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? दिए गए विकल्पों में सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा? भूदान होगा। यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? यानी भूदान आंदोलन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूदान आंदोलन का शुभारंभ या भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जलमंडल का 97.5% भाग जो है समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। यानी जल जो है, जितना भी जल है उसमें से 97.5% पानी समुद्र में पाया जाता है, यानी समुद्र के जल के रूप में उपलब्ध है। बाकी शेष जो है 3 पॉइंट या यहाँ पर 2 पॉइंट कुछ होगा, तो जो है वो है अन्य तरह का पानी। यानी जो पानी है 97.5% यह होता है समुद्री जल के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रदेश में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? विकल्प है पहला पंजाब, दूसरा गुजरात, तीसरा हरियाणा और चौथा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य में कैसी खेती की जाती है? सीढ़ीदार या जिसे क्या कहते हैं? सोपानी। आप लोग ध्यान देंगे, यदि प्रश्न में आ जाए कि सोपानी खेती किसके द्वारा की जाती है, यानी किस राज्य में की जाती है, तो उत्तर होगा उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न संख्या 9 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, मुंबई हाई तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मुंबई हाई तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों का आंसर भी कमेंट करके बताते रहो। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म एवं जाति के आधार पर हुआ था? तो यहाँ पर मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। यहाँ पर 2 ऑप्शन आप ध्यान में रखेंगे, 2 में से एक सही है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है यानी विकल्प बेल्जियम और दूसरा विकल्प है यूगोस्लाविया। तो सही इनमें से कोई एक है, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर 12 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का समावेश है। कितनी?
यानी 22 भाषाओं का समावेश है। अगला प्रश्न संख्या 13 है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? सभी धर्मों को समान समझा जाता है। पहला ही विकल्प क्या होगा? सही होगा। जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हैं उनमें सभी धर्मों को एक समान यानी बराबर माना जाता है या समझा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 14 है। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आप इन सभी प्रश्नों को यदि तैयार कर लेते हैं तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं ही, साथ ही आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न कह रहा है निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश की। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्रक, यानी द्वितीयक क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 17, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? उत्तर हो जाएगा सन 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 18 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना क्योंकि मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। प्रश्न 18 क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो उत्तर हो जाएगा, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या कर लूंगा? मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा। अगला प्रश्न संख्या 19 है, करतन दहन कृषि जिसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, तो यह किस राज्य में पाई जाती है? करतन दहन कृषि या झूम कृषि दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा इसका मिजोरम। अगला प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई? तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि दिए गए विकल्पों में से किस वर्ष भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई गई? इसका उत्तर क्या होगा? सन 2005 ईस्वी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया, यानी योजना चलाई गई। इसके बाद खंड बा जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा, 50 नंबर के प्रश्न आएंगे खंड बा में। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न संख्या 1 है, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी 100% प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, महामंदी के 4 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अथवा में प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं? अथवा भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? अगला प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? अथवा
भारत में सड़क परिवहन के महत्व का वर्णन कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार होता है समझाइए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न जो आएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में 4 नंबर का आएगा। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अथवा में जो प्रश्न है इसे भी तैयार कर लेना। वैश्वीकरण और उत्पादकताओं के बीच प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को होने वाले लाभों का उल्लेख कीजिए। फिर इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रांस की क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में राष्ट्रीयता के विकास के कारणों पर प्रकाश डालिए। और प्रश्न संख्या 6 है, यहाँ पर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। और अथवा में प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करता है व्याख्या कीजिए। अथवा यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 7 वेरी इंपॉर्टेंट है, वनों के ह्रास के कारणों का वर्णन करते हुए इसके संरक्षण के उपाय सुझाइए। अथवा में प्रश्न है यहाँ पर गन्ना उगाने की आवश्यक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए और उसके उत्पादक क्षेत्रों का विवरण दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है, आधुनिक युग में बैंक का क्या कार्य संपन्न करता है। और मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 का अथवा वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 9 इस प्रकार से आएगा, मानचित्रकारी से संबंधित होगा। 9 का के अंतर्गत यहाँ पर आप देखेंगे निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह भी दिया होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है, नाम भी लिखना है। और यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न इस तरीके से आएंगे, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, आपको स्थान भरना है मैप में और नाम भी लिख देना है। और मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से आप लोग ध्यान देंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको कर लेना है। कुल 5 प्रश्न आएंगे इस तरह के 9 का के अंतर्गत। और अब बारी है 9 खा के अंतर्गत प्रश्नों को। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र यहाँ पर चिन्ह दिया होगा, जिस चिन्ह के साथ दर्शाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, इसी तरह से भी यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। आप लोग वीडियो शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवारजनों का हमेशा ध्यान रखते रहें। और मेरे प्यारे बच्चों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।